नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और यह टॉपिक यूपी रेवेन्यू कोड 2006 से संबंधित है और इसका शीर्षक है इजेक्टमेंट। इजेक्टमेंट को हम अलगाव भी कहते हैं और इसे उर्दू शब्द में बेदखली भी कहा जाता है। किसी चीज से पोजीशन खत्म कर देना, किसी व्यक्ति का उसका दखल जो है, कब्जा जो है निरस्त कर देना बेदखली कहलाता है। तो इजेक्टमेंट जो है वो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 130 से 137 तक दिया गया है। तो आइए एक एक करके हम इन सेक्शंस को समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, और इसे समझने के साथ साथ अपने यादाश्त में भी इसे बिठा लेते हैं ताकि आने वाले एग्जामों में इससे किसी भी प्रश्न को पूछा जाए तो हम उसे हल करने में सक्षम हों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इजेक्टमेंट क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति को जिसके पास किसी चीज का वर्तमान में कब्जा है, पोजीशन है, उस व्यक्ति को उस पोजीशन से हटा देना इजेक्टमेंट कहलाता है। बेदखली भी कहते हैं इसे उर्दू में। अब सेक्शंस को देखते हैं कि सेक्शंस में क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 130 की बात करते हैं। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के सेक्शन 130 में यह बताया गया है कि कोई भी भूमिधर हो, चाहे विथ ट्रांसफरेबल राइट हो या नॉन ट्रांसफरेबल राइट हो, इस कोड में जो यूपी रेवेन्यू कोड 2006 है, इस कोड में जो प्रावधान किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत उसे इजेक्ट किया जा सकता है। अन्य किसी भी तरीके से आप किसी भी व्यक्ति भूमिधर को उसके लैंड से उसे अलग नहीं कर सकते हैं, उसका पोजीशन नहीं छीन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस कोड के प्रोविजन को छोड़ के। तो अब हम समझते हैं कि इस कोड में वो कौन से प्रोविजन है जिसके तहत जो है भूमिधर को हम उसके लैंड से उसका पोजीशन अलग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस कोड के अंतर्गत सामान्यतः तभी इजेक्टमेंट होता है जब लैंड होल्डर का एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू हो जाए। जब उसने जमीन का रेंट नहीं दिया है, रेवेन्यू नहीं जमा करा है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ड्यू हो गया है और वह उसका भुगतान कर भी नहीं रहा है, तो इस एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू जो ड्यू हो चुका है उसकी वसूली के लिए अथॉरिटी द्वारा, जो इस कार्य हेतु अपॉइंट होती है अथॉरिटी, उसके संपत्ति को जो है अटैच करती है और उसका सेल किया जाता है ताकि इस एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को चुकता किया जा सके। इस प्रकार जो है भूमिधर को अपनी संपत्ति से इजेक्ट होना पड़ता है। क्लियर है? आप अगर सपोज करिए आप किसी भूमि के स्वामी हैं और आप उस भूमि का लैंड रेवेन्यू नहीं जमा कर रहे हैं, तो एक निश्चित सीमा के बाद उस लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिए आपके उस भूमि को या किसी संपत्ति को उससे संलग्न और किसी भूमि को अटैच करके सेल कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंटेड अथॉरिटी के द्वारा, और वो लैंड रेवेन्यू जो है उसको चुकता कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार अटैच होके बिक जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी, आप उस जमीन से स्वाभाविक है कि इजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है इस संहिता में जिसके द्वारा आपको जो है इजेक्ट किया जाए। एक यह हो सकता है भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो होते हैं, जो असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर होते हैं, उनके साथ एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो ग्राम पंचायत ने उनको भूमि दी थी खेती आदि के पर्पज से, कल्टीवेशन के लिए, वो अगर वापस ले लेता है तो वो भी इजेक्ट हो जाते हैं उस लैंड से। इन दोनों के अतिरिक्त अटैचमेंट और ग्राम सभा द्वारा भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर से जमीन वापस ले लेने के मद में इन दो के अतिरिक्त और कोई कंडीशन इस कोड में भी नहीं दिया गया है जिसके द्वारा जो है आपको इजेक्ट किया जा सके आपके लैंड से। और यह सेक्शन जो है वो आसामी पर अप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले टेन्योर होल्डर पे ही अप्लाई होता है। तो इस प्रकार सेक्शन 130 में यह बताया गया कि इजेक्टमेंट कैसे कोई अपनी लैंड से इजेक्ट हो जाता है। अब हम सेक्शन 131 को देखते हैं कि सूट फॉर इजेक्टमेंट अगेंस्ट आसामी, इसका जो है शीर्षक दिया गया है सेक्शन 131 में कि आसामी के विरुद्ध जो इजेक्टमेंट का सूट लाया जाता है
तो इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कौन सूट लाएगा आसामी के अगेंस्ट में। आसामी के अगेंस्ट में तो चूंकि हम ये यहाँ पे समझ लेते हैं कि आसामी दो तरह से उनको जमीन मिली होती है, जो आसामी होते हैं। एक तो इसी रेवेन्यू कोड के सेक्शन 95 एवं 96 में डिसेबल पर्सन होते हैं, जो जैसे अनसाउंड माइंड होते हैं, या जैसे वो अभी जो है वयस्कता नहीं है उनकी, तो ऐसे लोग जो है वो 3 वर्ष के लिए अपनी भूमि को लीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसको लीज करते हैं वो आसामी हो जाता है और इस भूमि पे जो है खेती कर सकता है। और दूसरा तरीका है आसामी को लैंड प्राप्त करने का कि लोकल अथॉरिटी जो होती हैं, लाइक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति आदि के द्वारा भी इनको कल्टीवेशन पर्पज से भूमि लीज पे दी जाती है। तो इन दो तरीकों से आसामी जो है वो भूमि प्राप्त करते हैं। अतः जब भी सूट लाना होगा आसामी के अगेंस्ट, तो यही दो लोग जो कि चूंकि ये ओरिजिनल लैंड होल्डर होते हैं, ये या तो लोकल अथॉरिटीज या फिर ये डिसेबल पर्सन्स, तो यही लोग जो है उनके विरुद्ध सूट ला सकते हैं इजेक्टमेंट के लिए आसामी के विरुद्ध। अब हम उन आधारों को जान लेते हैं कि किन आधारों पे जो है आसामी के विरुद्ध इजेक्टमेंट के लिए सूट लाया जाएगा। तो सबसे पहला आधार है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अर्थात जिस टाइम पीरियड के लिए लीज दी गई थी, सपोज करिए 3 वर्ष के लिए लीज पे दिया गया है, तो 3 वर्ष जब समाप्त हो जाता है उसके बाद भी वो अगर जमीन वापस नहीं कर सकते हैं, तो उस जमीन के इजेक्टमेंट के लिए ओरिजिनल टेन्योर होल्डर जो है, ओरिजिनल लैंड होल्डर जो है वो वाद ला सकता है इजेक्टमेंट के लिए आसामी से। दूसरा ग्राउंड बताया गया है सेक्शन 131 में ही इजेक्ट करने के लिए आसामी को कि ड्यूरिंग इंड और लास्ट ईयर ऑफ लीज, यदि लीज एक एक वर्ष करके 3 वर्ष तक के लिए मैक्सिमम आप दे रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ष के अंत में यदि चाहें तो आप इजेक्टमेंट के लिए सूट ला सकते हैं, या फिर 3 साल की समाप्ति के पश्चात भी आप इजेक्टमेंट के लिए सूट ला सकेंगे। थर्ड ग्राउंड बताया गया है इजेक्टमेंट का कि लैंड यूज इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 84, मतलब सेक्शन 84 जो है उसमें आसामी को जमीन सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया गया है। अब यदि आसामी इस पर्पस के अलावा उस पे इंडस्ट्री बिठा लेता है या टोंगिया प्लांटेशन कर देता है, टोंगिया प्लांटेशन वह प्लांटेशन होता है जिसमें हम फसल के साथ साथ वृक्षारोपण भी कर देते हैं, प्लांटेशन भी कर देते हैं, और कुछ समय पश्चात 5 वर्ष 10 वर्ष बाद देखते हैं कि वृक्ष इतने घने हो जाते हैं कि उसकी छाया से नीचे फिर फसल उगाना संभव नहीं होता है, तो इसको हम टोंगिया प्लांटेशन कर देते हैं। तो यदि सेक्शन 84 में आसामी को जमीन दी गई थी कल्टीवेशन पर्पज से, और उसने इसके अलावा अन्य किसी भी पर्पज से उस लैंड का यूज कर दिया, इवन टोंगिया प्लांटेशन भी कर दिया, तो फिर उसके विरुद्ध इजेक्टमेंट का वाद लाया जा सकता है। चौथा ग्राउंड है आसामी के विरुद्ध इजेक्टमेंट का वाद लाने का कि लैंड होल्डर डिसेबिलिटी इंड्स हो गई है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कोई व्यक्ति है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और वो जो है 3 वर्ष के लिए अपनी भूमि को लीज पर दे रखा था, और वो 35 ईयर्स का अभी नहीं हुआ है, तो वह सेक्शन 95 के अंतर्गत डिसेबल पर्सन की कैटेगरी में आता है। डिसेबिलिटी है उसके अंदर, लैंड होल्डर के अंदर। लेकिन अब मान लीजिए कि सपोज अगले वर्ष या 2 वर्ष बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, वो 35 ईयर का हो गया, तो दूसरे ही वर्ष यदि वो अब लीज खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए वो जो है इजेक्टमेंट का सूट ले आ सकता है आसामी के अगेंस्ट। पांचवा ग्राउंड बताया गया है कि एरियर ऑफ रेंट नॉट पेड बाई आसामी विद इन 30 डेज ऑफ ड्यू, बकाये के 30 दिन के अंतर्गत यदि आसामी जो है वो एरियर ऑफ रेंट नहीं जमा करता है, तो भी इजेक्टमेंट के लिए सूट लाया जा सकता है। और छठा और लास्ट ग्राउंड है आसामी मेड ट्रांसफर ऑफ लैंड इन कंट्रावेंशन ऑफ कोड। अगर आसामी जो है इस संहिता के उल्लंघन में लैंड का ट्रांसफर, क्योंकि हमें पता है कि आसामी को ट्रांसफर का अधिकार नहीं है, लेकिन वह ट्रांसफर कर देता है, चाहे गिफ्ट करके, सेल करके, विल करके, तो इस ग्राउंड पे भी इजेक्टमेंट का वाद लाया जा सकेगा। अब अगर लैंड होल्डर जो है, ओरिजिनल लैंड होल्डर, वो इजेक्टमेंट का सूट ला रहा है आसामी के विरुद्ध, तो उसको नोटिस देना जरूरी नहीं माना जाता है। कुछ दिन पूर्व वहां पर जो है वो इम्प्लाइड नोटिस कंसीडर कर लिया जाता है, वाद लाना ही समझ लिया जाता है कि आसामी को नोटिस मिल गई है। अब जब लैंड ऑनर वाद लाएगा आसामी के अगेंस्ट इजेक्टमेंट का, तो वो चाहे तो उसके केवल इजेक्टमेंट के लिए वाद ला सकता है, या इजेक्टमेंट और अगर कोई एरियर ड्यू है लैंड का,
तो दोनों के लिए अलग अलग भी वाद ला सकता है। इस प्रकार सेक्शन 31 में इतनी बातें बताई गई हैं। सेक्शन 30 में हमने देखा कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो है उनको बताया गया है कि कैसे इजेक्टमेंट होता है इस कोड के प्रोविजन के अंतर्गत। और सेक्शन 131 में हमने देखा कि आसामी के अगेंस्ट कैसे इजेक्टमेंट का सूट लाते हैं। ग्राउंड भी हमने देखा, 6 ग्राउंड हमने देखे। उसके बाद हम अब सेक्शन 132 को देखते हैं कि राइट टू क्रॉप एंड ट्रीज। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राइट टू क्रॉप एंड ट्रीज इसका शीर्षक है। तो इसमें यह बताया गया है कि जब लैंड होल्डर इजेक्टमेंट का सूट फाइल करता है तब न्यायालय डिक्री पारित कर लैंड होल्डर को पोजेशन एंड कंपनसेशन दोनों दिलवा सकता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है। यदि न्यायालय जो डिक्री पारित कर रहा है उसमें जो कंपनसेशन है उसकी वैल्यू जो है वो आसामी के पास जो भूमि थी जिसके इजेक्टमेंट के लिए सूट लाया गया है उस भूमि में यदि आसामी ने कोई क्रॉप और ट्री लगा दिया है तो जो कंपनसेशन लैंड होल्डर को न्यायालय दे रही है डिक्री के द्वारा उस कंपनसेशन की वैल्यू यदि आसामी द्वारा लगाए गए क्रॉप और ट्री के बराबर है तो क्या होगा और यदि कम है या अधिक है तो क्या होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको समझाना चाहता हूं कि सेक्शन 132 में यह बताया गया है कि अगर लैंड होल्डर इजेक्टमेंट के लिए कोई भी सूट फाइल कर रहा है और साथ ही साथ कंपनसेशन के लिए, तो यह देखा जाता है कि आसामी जिस लैंड पे खेती कर रहा था उसमें यदि कोई ऐसी ट्री या फसल लगा दिया है तो कंपनसेशन की वैल्यू और इस फसल की वैल्यू का कंपेयर करा जाता है कि ज्यादा है, कौन ज्यादा है और किसको किसे कितना चुकता करना पड़ेगा। तो इसको एक उदाहरण द्वारा हम समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आसामी जो उस लैंड पर ट्री या क्रॉप लगाया है उसकी वैल्यू 10,000 के बराबर है। ठीक है, अब यदि कोर्ट ने जो डिक्री पारित किया है उसमें यह बताया गया है कि आसामी को 10,000 रुपए लैंड होल्डर को मुआवजा देना है, तो वह चाहे तो क्रॉप और ट्री पर से अपना अधिकार छोड़ सकता है और केवल सिर्फ और सिर्फ उस स्थिति में उस लैंड का पोजीशन दे सकता है लैंड होल्डर को। यदि उस ट्री और क्रॉप की वैल्यू जो है वो 10,000 से अधिक है, सपोज 12,000 की है, तो फिर लैंड ऑनर को जो है पोजीशन लेने के साथ साथ 2,000 रुपए वापस करना पड़ेगा आसामी को। और तीसरी कंडीशन है, सपोज उस क्रॉप और ट्री की वैल्यू जो है वो 8,000 के आसपास है और यह सब इसकी वैल्यू तय करती है डिक्री एग्जीक्यूट कराने वाली अथॉरिटी, उसके देखरेख में इसकी वैल्यू फिक्स की जाती है। तो सपोज करते हैं कि यदि 8,000 रुपए वैल्यू है जो आसामी ने लैंड पे ट्री और क्रॉप लगाया है, तो आसामी के पास यह राइट है कि वह 2,000 रुपए और दे दे और उस लैंड एवं ट्री पर तब तक अपना अधिकार रखे अकॉर्डिंग टू नेचुरल जस्टिस जब तक वह क्रॉप और ट्री पूर्ण तरह से तैयार होके हटा नहीं लिए से। तो एक 132 में यही बताया गया है कि क्रॉप और ट्री यदि आसामी किसी भूमि पर लगाता है तो लैंड होल्डर द्वारा इजेक्टमेंट का सूट लाने पर और कंपनसेशन का सूट लाने पर उनकी क्या वैल्यूएशन होगी और कब तक उस क्रॉप और ट्री पर आसामी राइट रखता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 133। इसमें यह बताया गया है कि सूट फॉर इंजंक्शन एंड कंपनसेशन के बारे में बताया गया है कि व्यादेश और क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने के संबंध में सेक्शन 133 में प्रावधान किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि आसामी ने अगर लैंड का कंट्रावेंशन कर रखा है, मतलब उसको किसी कार्य के लिए, कृषि के लिए लैंड दी गई थी और वो जो है कोई और कार्य कर रहा था, तो अब ये लैंड होल्डर के मर्जी के ऊपर है कि वो उसके ऊपर इजेक्टमेंट का सूट लाता है या यदि उसकी इच्छा है तो वह सेक्शन 133 में इजेक्टमेंट का सूट न लाकर इंजंक्शन का सूट ला सकता है या फिर कंपनसेशन का भी वाद ला सकता है। यहाँ पर अथॉरिटी जो है जिसके वहां वाद लाई जाएगी वो एसडीओ है, सब डिविजनल ऑफिसर के वहां कंपनसेशन का सूट लाया जा सकता है या इंजंक्शन का सूट लाया जा सकता है, इंजंक्शन पारित हो सकता है। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 134। इसमें यह बताया गया है कि इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन ऑक्युपाइंग लैंड विथआउट टाइटल, बिना स्वत्व के यदि कोई व्यक्ति किसी जमीन को पर कब्जा कर लेता है तो उसके इजेक्टमेंट के लिए इसमें प्रावधान किया गया है सेक्शन 134 में।
इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भूमिधर या आसामी की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति ने यदि एडवर्स पोजीशन गलत ढंग से कब्जा रखा है, तो इसमें तीन चीजों को समझ लेते हैं कि इसके लिए वाद कौन लाएगा। तो जिसकी भूमि है, या तो आसामी हो सकता है या भूमिधर, उसी की भूमि पर एडवर्स पोजीशन है ना किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा, तो वो वाद ला सकते हैं। किस चीज के लिए वाद लाएंगे, वो क्या करने के लिए वाद लाएंगे, तो इजेक्टमेंट के लिए या डैमेजेस के लिए वाद ला सकते हैं। और किसके अगेंस्ट वाद लाएंगे, तो उस व्यक्ति के लिए जिसने एडवर्स पोजीशन कर रखा है। इस तरह के वाद में राज्य सरकार या ग्राम सभा एक पार्टी एक पक्षकार जरूर होती है। तो सेक्शन 134 में बस इतनी सी बात बताई गई है कि अगर एडवर्स पोजीशन का मामला है तो कौन सूट लाएगा, किस लिए सूट लाएगा और किसके विरुद्ध सूट लाएगा। तो आई होप कि ये सेक्शन क्लियर है 134। अब सेक्शन 135 में रिपील्ड, इसको खत्म कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है 135। 136 में इजेक्टमेंट ऑफ ट्रेसपासर ऑफ ग्राम पंचायत लैंड। अगर किसी ग्राम पंचायत की भूमि है और उसको किसी ने ट्रेसपास कर रखा है, तो उस ट्रेसपासर का इजेक्टमेंट कैसे होगा, यह सेक्शन 136 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में बताया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि इसके लिए सूट जो है वो ग्राम पंचायत ला सकती है या लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एवं भूमि प्रबंधन समिति होती है। और वाद कहाँ लाएगी, अर्थात अथॉरिटी कौन है, तो एसडीओ के वहां वाद लाया जाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। किस चीज के लिए वाद दायर करेंगे, तो इजेक्टमेंट के लिए भी वाद ला सकते हैं और डैमेजेस के लिए भी वाद ला सकते हैं। लेकिन इसमें वाद लाने में नोटिस बहुत नेसेसरी होता है, जिसके विरुद्ध आप ट्रेसपासर जो है उसके लिए नोटिस लाना पड़ता है। ये लोकल अथॉरिटी जो है वो ट्रेसपासर को कुछ दिन पहले सूचित करती है वाद लाने से पहले। और एसडीओ जो होते हैं वो इजेक्टमेंट के लिए, ट्रेसपासर को हटाने के लिए उस भूमि से फोर्स भी अगर जरूरी समझते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन भी क्लियर है। अब सेक्शन लास्ट 137 जो इजेक्टमेंट से रिलेटेड है, इसमें जो है रेमेडीज फॉर रॉन्गफुल इजेक्टमेंट। अब तक आपने पढ़ा कि इजेक्टमेंट कैसे होता है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि गलत ढंग से आपको इजेक्ट कर दिया गया, आपका अधिकार था पोजीशन का और आपको हटा दिया गया, तो उसमें आपको क्या रेमेडीज मिलेंगी। तो यह सेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ आसामी के बारे में बात करता है। बाकी दो, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट के बारे में इस सेक्शन में नहीं बताया गया है। सिर्फ और सिर्फ आसामी को यह डील करता है। और इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी आसामी को यह लगता है कि रॉन्गफुल इजेक्टमेंट हुआ है उसका, चाहे उसका लैंड, चाहे इस कोड के अंतर्गत या किसी कानून के अंतर्गत आने वाला लैंड से उसका इजेक्टमेंट हो गया है, तो वो दो कार्य के लिए, फिर से पोजीशन के लिए या डैमेज के लिए वाद ला सकेगा। यदि डिक्री, कोर्ट की डिक्री जो है वो आसामी के फेवर में आई, तो उसको जो है कंपनसेशन दिया जाएगा जब से उसका रॉन्गफुल इजेक्टमेंट हुआ है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि सपोज करिए किसी भी आसामी को 11 दिसंबर 2018 को उसके लैंड से रॉन्गफुली इजेक्ट कर दिया गया है और 11 दिसंबर 2019 को डिक्री आई है उसके फेवर में कि इसका कब्जा वैध था और इसे गलत ढंग से निकाला गया था। अर्थात 11 दिसंबर 2018 को निकाला गया और डिक्री आई 11 दिसंबर 2019 को। तो इस एक वर्ष में उसे जो भी हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि इन सेक्शंस को आसान शब्दों में समझा पाया होऊंगा। तो आज के हमारे टॉपिक में जो है इजेक्टमेंट को हमने कवर किया, सेक्शन 130 से लेके 137 तक। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।